What's up guys? I hope you are doing well. I am Abhimanyu. Welcome to Study with MR. कैसे हो सभी के सभी? आई होप आप और आपके परिवार में सभी के सभी लोग अच्छे होंगे. ओके, सो चलिए आज का जो ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका. ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले इसका इंडेक्स के बारे में. हाँ जी, देखिए सबसे पहले जो इसका इंडेक्स है वो जरा जान लेते हैं. मैंने बता दिया था जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर आपका मैंने कार्यपालिका का क्या अर्थ होता है ये बता दिया है. कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच में क्या बेसिक अंतर है, मतलब बेसिक चीज़ तो आपको ऑफकोर्स पता ही होनी चाहिए. अगर आपको ये नहीं पता तो प्लीज़ इस वीडियो को आप यहीं रोक दीजिए, बिकॉज अब मैं आपको कार्यपालिका के डीप में लेके जाने वाला हूँ. यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि विधायिका और न्यायपालिका का क्या अर्थ है. ठीक है, तो इसलिए आगे बढ़ने से पहले इन ये जो बेसिक सी चीज़ है ना इसके बीच में जानना जरूरी है आप लोगों को. ओके, सो इसका मैं लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप देख लीजिएगा. ओके, तो इस वाले वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको ये वाला कवर कराने वाला हूँ कि कार्यपालिका के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से प्रकार होते हैं और हर एक प्रकार के अंदर क्या क्या खासियत है या क्या नुकसान है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा. क्या क्या फीचर्स हैं या क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर. ओके, सो कार्यपालिका के प्रकार का ये पूरा जो है वीडियो रहने वाला है. आई थिंक ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. ओके, देखिए बच्चों हमेशा ना साहस रखिए. ठीक है, अगर आप 4-5 मिनट ज़्यादा अगर लंबी वीडियो देख सकते हैं तो प्लीज़ देखिए, बिकॉज अगर आप लंबी वीडियो देख करके अपना ये पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, यकीन मानिए जैसा ट्यूशन में मैं पढ़ाता था ना, मतलब पढ़ाता हूँ ट्यूशन में, उससे भी ज़्यादा बेटर, उनसे भी अच्छी क्वालिटी का मैं आपको कंटेंट यहाँ यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ, दे रहा हूँ एक तरफ से. राइट, बट हाँ ट्यूशन के अंदर मैं आपको ट्यूशन के अंदर जो है बच्चों को खुद ही जो है नोट्स स्पाइरल करके देता हूँ. बट यहाँ पर भी मैंने कुछ ऐसा नहीं कर रखा. यहाँ पर भी जो है टेलीग्राम के अंदर जो नोट्स हैं उसकी मैंने पूरी जो फोटो कॉपी है वहाँ पर दे दी है. एक ओरिजिनल जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने खुद हाथों से लिखे हैं वो नोट्स भी वहीं पर अवेलेबल करवा रखे हैं मैंने. प्लस में जो पीपीटी मैंने जो अभी बनाई है पीडीएफ, इसकी पीडीएफ मैं वहाँ पर वहीं पर जो है शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम में. ठीक है, तो टेलीग्राम को जा करके जरूर ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पेस्ट कर दिया करता हूँ मैं हमेशा गूगल ड्राइव का, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लिया कीजिए. ठीक है, और हाँ प्लीज़ थोड़ा सा हिम्मत रखिए. आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे, जितना अच्छा आपके नंबर आएंगे उतने अच्छा आप जो है शाइन करेंगे. और हाँ एक और चीज़ है, नंबर आना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपका नॉलेज. अगर आपका नॉलेज रहेगा तो आप कहीं पर भी छा जाओगे. मैं ये चीज़ अभी आपको बता दूंगा. ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे अभी स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो. देखिए यहाँ पर हमको बेसिकली ये जानना है कि कार्यपालिका के प्रकार के बारे में. ठीक है, सो कार्यपालिका का जो प्रकार है उसको बेसिकली हम तीन भागों में बांट करके देखते हैं. एक है संसदीय कार्यपालिका, दूसरा है आदेशात्मक कार्यपालिका और तीसरा है अर्ध आदेशात्मक कार्यपालिका. संसदीय और अर्ध आदेशात्मक जो है सामूहिक नेतृत्व के आधार पर होता है, मतलब कि किसी एक इंडिविजुअल का या फिर एक व्यक्ति के नेतृत्व में कार्यपालिका नहीं रहती है. कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि संसदीय और अर्धदेशात्मक कार्यपालिका के अंदर किसी एक व्यक्ति का रसूल नहीं होता है, एक व्यक्ति का बोलबाला नहीं होता है या वर्चस्व नहीं होता है. ठीक है, वहीं दूसरी साइड जो अध्यक्षात्मक होता है, इस वाली कार्यपालिका के अंदर एक ही व्यक्ति का जो है खासकर जो उसकी भूमिका हमेशा रहती है. फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति की सबसे ज्यादा भूमिका रहती है. ठीक है, तो वहां पर जो है अध्यक्षात्मक वाली कार्यपालिका को ही जो है अपनाया गया है. अब मैं जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा उसके अंदर आपको बेसिकली संसदीय कार्यपालिका के क्या क्या फीचर्स है, मतलब उसके अंदर जो राष्ट्रपति होता है उसकी क्या क्या शक्तियां होती है, वो कैसे क्या करता है क्या नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री क्या करता है और क्या नहीं कर सकता, उन सब के बारे में मैं आपको, मतलब इन तीनों के जो है फीचर्स, इन तीनों की जो विशेषताएं हैं अब आपको यहाँ पर डिस्कस कराने जा रहा हूँ. ओके, सो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. अगर आपको बेसिक चीजें नहीं पता है तो प्लीज देखिए, थोड़ा समझिए और आपको सारी चीजें आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी. देखिए सबसे पहला जो इसके अंदर आता है कार्यपालिका के प्रकार में, वो है आपका अध्यक्षात्मक व्यवस्था. इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं. मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट का यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट का रूल ज्यादा चलता है. किसका चलता है,
राष्ट्रपति का। मतलब क्या है यहाँ पर कि राष्ट्रपति जो है देश का प्रमुख होता है और सरकार का भी जो है प्रमुख होता है। कहने का मतलब कि पूरे राष्ट्र को चलाने के लिए कौन होता है? एक सरकार होती है ना। उस सरकार का भी जो प्रमुख है वो कौन है? राष्ट्रपति होता है आदेशात्मक व्यवस्था के अंदर। और पूरे देश में जो पूरे देश का प्रमुख कौन हो गया? ये राष्ट्रपति। और सरकार का प्रमुख भी जो है राष्ट्रपति ही हो गया। ठीक है। सरकार क्या काम करती है? अपने देश के अंदर कल्याणकारी काम में ये सब चीज में करती है सहायता। और मान लो किसी और दूसरे देश के अंदर जाना हो या कुछ और भी कोई बात करनी हो तो उस रिगार्डिंग भी जो है राष्ट्रपति ही जो है ज्यादातर जाता रहता है। ठीक है। तो देश का प्रमुख होने का मतलब क्या है कि जब कभी भी किसी और देश से बातचीत करनी होगी या फिर किसी भी मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करना होगा तो राष्ट्रपति जो है पूरे देश का प्रतिनिधित्व एक तरफ से करता है। आपने हमारे देश के अंदर भी देखा होगा कि राष्ट्रपति ही जो है अक्सर भारत देश का जो है प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं। ओके। सो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या है। आदेशात्मक व्यवस्था के अंदर याद रखिएगा मैंने बताया था ना ये व्यक्तिगत वाला है। व्यक्तिगत व्यवस्था के आधार पर जो कार्यपालिका का प्रकार है वो ये वाला है आदेशात्मक। इसके अंदर जो है राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती है। प्रधानमंत्री तो एक तरह से बोल सकते हैं नाम मात्र के बराबर यहाँ पर होता है। तो राष्ट्रपति जो है पूरे देश का भी प्रमुख होता है जो कि बाहर जाके मीटिंग्स या फिर डिस्कशन करता है अन्य देशों के साथ। और राष्ट्रपति जो है सरकार का भी प्रमुख होता है। मतलब वो सरकार जो कि देश के अंदर की जो चीजें हैं उनको भी देखता है। ओके। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से होता है। मतलब कि लोग जो है डायरेक्ट राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए वोट देते हैं। ठीक है। याद रखिएगा भारत में नहीं होता है, वैसे अलग होता है भारत के अंदर। भारत के अंदर अप्रत्यक्ष वाला मतदाता चुना जाता है। मतदान जो है तरीका जो है चुना जाता है राष्ट्रपति को चुनने के लिए। अगला क्या है यहाँ पर कि राष्ट्रपति जो है विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब क्या है यहाँ पर कि जो वहां की विधायिका है, जैसे कि अमेरिका की ले लेते हो एग्जाम्पल के लिए। अमेरिका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस कार्यपालिका के तरीके में या रूप में। अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति है वो विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता है, जो कि सबसे बड़ी एक कह सकते हैं पावर है उसके लिए। ओके। अगला देखते हैं जरा। राष्ट्रपति का जो पद होता है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है। अभी किन किन देशों में इस प्रकार की कार्यपालिका मिलती है उसके बारे में जरा जान लेते हैं। अमेरिका में मिल जाएगा, ब्राजील में मिल जाएगा और लैटिन अमेरिका के कई देशों में मिल सकता है। ओके। लैटिन अमेरिका एक महाद्वीप है, याद रखिएगा। ठीक है। तो उस महाद्वीप के जो देश है उनमें बहुत सारी चीजें मिल सकती है। मतलब ये व्यवस्था जो है वहां पर मिल सकती है। अगला जो आपका कार्यपालिका का प्रकार है वो है संसदीय व्यवस्था। मतलब क्या है? यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम होता है एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक राजा या फिर राष्ट्रपति जो है देश का औपचारिक प्रधान होता है। मतलब क्या है यहाँ पर देखिए भारत में भी है और ब्रिटेन में, बट ब्रिटेन में क्या है क्वीन एलिजाबेथ है ना। तो वहां पर एक तरफ से राजा या रानी का जो है राज चल रहा है ना। और भारत के अंदर एक राष्ट्रपति जो है देश का प्रमुख होता है। याद रखिएगा देश का प्रमुख होने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी देश के बाहरी देश से हमारी कोई बातचीत करनी हो या मीटिंग हो या कोई डिस्कशन हो तो देश के प्रमुख से मिलना होता है या फिर प्रमुख से ही जो है बातचीत की जाती है। तो हमारे देश का जो प्रमुख है वो कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है। और ब्रिटेन का प्रमुख कौन है? राजा। कहने को तो दोनों देशों ने संसदीय व्यवस्था ही अपना रखी है, बट दोनों में एक ही डिफरेंस है कि ब्रिटेन में राजा का पहले शासन चलता है और भारत के अंदर राष्ट्रपति का। ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्या है कि संसदीय व्यवस्था के अंदर सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ये दोनों में ही होता है। ठीक है। याद रखिएगा सरकार का कौन होता है प्रमुख? प्रधानमंत्री। और हाँ, यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में अगर देखा जाए तो जो एक्चुअल वाली जो पावर है ना वो प्रधानमंत्री और उसके चेले चपाटों के पास ही होती है। मतलब क्या कि प्रधानमंत्री के पास ज्यादा शक्तियां हैं एज कम्पेयर टू राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति जो है सिर्फ देश का औपचारिक जो है प्रधान होता है, बट रियल जो पावर है, जो एक्चुअल पावर है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। और प्रधानमंत्री के नीचे जो मंत्रिमंडल होता है या मंत्री परिषद होता है उसके पास भी ये पावर होती है। ओके। संसदीय व्यवस्था के अंदर जो है प्रधानमंत्री विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है। मतलब कि चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे, इसके लिए जो है विधायिका के अंदर उसको जो है एक तरह से जवाबदेही बना रखा है।
मतलब कि अगर कुछ भी घटना या कुछ भी गलत होता है तो प्रधानमंत्री से हम डायरेक्ट जो है वहां पर संसद के अंदर जो है डायरेक्ट जवाब मांग सकते हैं कि आप हमें बताइए इसका पीछे क्या रीजन है या इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है। सो ये जो संसदीय व्यवस्था जो है कार्यपालिका की, ये भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली जैसे देशों में पाया जाता है। ओके। अब हम जरा लास्ट वाला तरीका देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग है, जान लेते हैं। देखिए तीसरा जो तरीका है वो है अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था। क्या मतलब है? सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है। ये भी कार्यपालिका का एक प्रकार है। कई विश्व में कई ऐसे देश है जो कि इस वाले तरीकों को भी अपनाते हैं और बाकी के जो दो तरीके हैं संसदीय और आदेशात्मक उसको भी अपनाते हैं। ठीक है। लेकिन जरा जान लेते हैं कि अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था में ऐसा क्या है जो कि दोनों में नहीं है। देखिए इस वाली कार्यपालिका के अंदर क्या होता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, मतलब अगर किसी बाहरी देश से डिस्कशन होगा तो राष्ट्रपति जाएगा उस देश का रिप्रेजेंटेटिव होकर के, और प्रधानमंत्री जो है उस देश का राज्य सरकार का जो है प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो है विधायिका के प्रति जवाबदेही जो है होती है। ठीक है। मतलब कि अगर कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है, कुछ भी कोई सा भी काम धाम चल रहा है देश के अंदर, तो प्रधानमंत्री से सवाल जवाब जरूर किए जा सकते हैं उस काम के रिगार्डिंग। ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो जवाबदेही होता है जैसे कि भारत के अंदर भी होता है। लेकिन हाँ अर्ध आदेशात्मक, अगर आप यही सोचेंगे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो संसदीय वाले में भी है, और सेम जैसे संसदीय में है ना राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है, तो ऐसे तो यहाँ पर भी यही है, और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, ये चीज तो संसदीय में भी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, तो वो जरा जानिएगा। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो है संसदीय व्यवस्था के विपरीत राष्ट्रपति को जो है दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां जो है प्राप्त हो सकती हैं। क्या हो सकती है? दैनिक संपादन वाले जो कार्य होते हैं, छोटे मोटे जो कार्य होते हैं डेली बेसिस पे, उनको ये काम करने का जो है संविधान जो है शक्ति उपलब्ध करवाता है। ठीक है। सो ये है आपका पूरा का पूरा यहाँ पर ये चीज। और हाँ अर्धदेशात्मक जो व्यवस्था है कौन कौन से देशों में है, ये है फ्रांस, रूस और श्रीलंका के अंदर। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, डायरेक्ट पूछेगा कि कार्यपालिका क्या होता है, कार्यपालिका के प्रकार के बारे में डिस्कशन या फिर प्रकार के बारे में समझाइए, और दे देगा आपको 6 नंबर या 4 नंबर के अंदर। तो आपको पहले कार्यपालिका का अर्थ बताना होगा, फिर कार्यपालिका के प्रकार बताने होंगे, जो कि ये 3 प्रकार मैंने आपको अभी जस्ट बताए हैं, आदेशात्मक, संसदीय, अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था को। ठीक है। एक एक नंबर में क्वेश्चन ये आता है कि संसदीय व्यवस्था जो है वो कौन से देश ने अपना रखा है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। आदेशात्मक व्यवस्था जो है किन किन देशों में अपनाया गया है, कुछ उदाहरण बताइए, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है। और हाँ इसका एक अलग रूप भी हो सकता है, वो ये कि श्रीलंका में कौन से प्रकार की कार्यपालिका अपनाई जाती है ये बताइए, ऐसा क्वेश्चन भी जरूर आता है, याद रखिएगा। ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर तो फिलहाल मैंने बस इतना ही बताया है आपको। ठीक है। अब चलिए कोई नहीं, इस वीडियो को बस इतना ही खत्म रहने देते हैं। आगे वाला जो पार्ट आएगा उसके अंदर आपको नेक्स्ट चीज भी जो है करके बताएंगे। ओके। सो प्लीज लाइक, और चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तभी मोटिवेशन आता है और हम आगे और वीडियोस जो है इसी प्रकार की बना सकते हैं। ओके। सो प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।